तो सभी को गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप सभी के? जिंदगी कैसी कट रही है? ये अच्छा आंसर था, कट रही है। तुम्हारी लाइफ में तुम्हें इतना बढ़िया पढ़ने को मिल रहा है, ये हटाना है ये गंदा सा फोन अपना। चलो चलो, तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? यूनिट नंबर 2 चल रहा है, जो कि मैंने प्रॉपरली, जनरली क्या करता हूं मैं, पहले नोट से करवाता हूं फिर मॉड्यूल पे जाता हूं। ये यूनिट प्रॉपर मॉड्यूल से पढ़ने वाला यूनिट है। इस यूनिट में किसी प्रकार का शॉर्टकट जो है वो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। जब से ये नया सिलेबस आपका आया, हालांकि चेंजेस ज्यादा नहीं हुए, बट पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आपके एग्जाम के लिए। पहले भी थी, अब नया सिलेबस है तो नंबर ज्यादा हो चुके हैं। तो मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया यूनिट नंबर 2, रिलेशंस ऑफ पार्टनर। पिछली क्लास कब हुई थी? अच्छा, कल ही बहुत लंबी क्लास हुई थी ना हमारी, 2-2.5 घंटे की हो गई। हाँ, ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं गांव में जाता हूँ ना, भैंस सुबह सुबह ऐसे करती है। आ जाओ, रिलेशंस ऑफ पार्टनर की बात करते हैं। यूनिट नंबर 2, रिलेशंस ऑफ पार्टनर। तो रिलेशंस में सबसे पहले हमने कोई बोलना नहीं है, सुनना है, माइंड को एक बार रिपीट करना है कि यस मेरे को याद है या नहीं है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 9 पढ़ाया था। एक पार्टनर की जनरल ड्यूटी होती है। क्या ड्यूटी होती है? वो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में फर्म के बिजनेस को कैरी करता है। वो ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द फर्म बताता है। ऑल वेल। और किसी भी मटेरियल फैक्ट को छुपाता नहीं है। सेक्शन 10, अगर किसी पार्टनर ने फर्म के साथ में कोई फ्रॉड किया है तो फिर वो बंदा फर्म को इंडेमनीफाई करेगा अपनी जेब से। सेक्शन 10। सेक्शन नंबर 11 कहता है कि भाई पार्टनर के जितने भी राइट्स और जितनी भी ड्यूटीज होती है, ये एक जगह पर दोनों तीनों चारों जितने भी पार्टनर है वो लिख लेते हैं। और लिखते हैं तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो सेक्शन 11 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स बना के सारी राइट्स एंड सारी की सारी ड्यूटीज को क्या कर लो? डिटरमाइन कर लो। सेक्शन नंबर 12 कहता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो 12 ये कहता है हर पार्टनर का अधिकार है कि वो पार्टनरशिप के बिजनेस के कंडक्ट में क्या लेगा? पार्टिसिपेशन लेगा। हर पार्टनर का अधिकार है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट भी कर सकता है और उसकी कॉपी भी ले सकता है। मान लो पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका कोई ऑथोराइज एजेंट जाकर बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है। ये मेरा सेक्शन नंबर 12 था। 9, 10, 11, 12। बात करते हैं 13 की। सेक्शन 13 कहता है म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। तो कुछ म्यूचुअल राइट्स और कुछ म्यूचुअल लाइबिलिटी होती है। पहली बात, कोई भी पार्टनर रेमुनरेशन जब तक क्लेम नहीं कर सकता जब तक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ना हो। कोई भी पार्टनर अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? इक्वल रेशियो। मान लो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आउट ऑफ प्रॉफिट से मिलेगा। और कोई भी एडवांस होता है तो 6% होता है। कैपिटल तभी मिलेगा जब कस्टम हो, परंपरा हो, प्रॉफिट हो या डीड में लिखा हो। और फर्म पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगी अगर पार्टनर ने अपनी जेब से कोई खर्चा किया फर्म के लिए, और पार्टनर फर्म को इंडेमनीफाई करेगा अगर फर्म ने कोई खर्चा किया पार्टनर के बिहाफ पर, पार्टनर के लिए। ऑल वेल। तो जी ये भी हो गया।
फिर था हमारा सेक्शन नंबर 14, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बैग, BAG, एनी असेट्स ब्रॉट बाय द पार्टनर, एक्वायर्ड बाय द फर्म और गुडविल। सेक्शन 15 कहता है उस पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को अप्लाई कहां करेंगे, बताओ। फर्म के अंदर, फर्म की एक्टिविटीज में। पता चला है फर्म की प्रॉपर्टी है और अपने घर पे यूज कर रहे हो आप, तो नहीं कर सकते। सेक्शन 16, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द, कोई भी पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, फर्म के अंदर तू पार्टनर है और कोई एक्टिविटी फर्म से कनेक्टेड है और तेरे को पर्सनली फायदा हो गया, तो नहीं जी नहीं, तेरा वो सारा फायदा डिवाइड होगा। सेक्शन 16। सेक्शन 17 कहता है कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज होती है अगर फर्म में कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बदलाव हो गया तो। पहले तो मैंने बताया बदलाव होता कैसे, मैंने बताया वेयर ए न्यू पार्टनर और पार्टनर कम्स इन, वेयर सम पार्टनर और पार्टनर गोज आउट, वेयर द पार्टनरशिप कंसर्न कैरीज ऑन बिजनेस अदर देन द बिजनेस फॉर विच इट वाज ओरिजिनली फ्रेम्ड, और वेयर द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरीड ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। यानी कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहां चलेगी, एट। तो सेक्शन नंबर 17 हमारा हो गया। तो 17 ये कहता है चेंजेस तभी होंगे, मतलब पहले और नए, चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी राइट, सारी ड्यूटी सेम रहेगी, अनलेस अगर डीड में कुछ बदलाव ना हो। सेक्शन 18 कहता है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। एक पार्टनर का थर्ड पार्टी के बीच में क्या रिलेशन है मेरे बच्चे, पार्टनर फर्म का क्या होता है, तो वो थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी के आगे फर्म को रिप्रेजेंट करने जा रहा है वो, तो थर्ड पार्टी के सामने एजेंट जा रहा है, बट वो नॉर्मल एजेंट नहीं है। पार्टनर एक ऐसा एजेंट होता है जो अपने प्रिंसिपल के सारे प्रॉफिट वगैरह वो सब कुछ शेयर करता है। फिर हमारी बात हुई इम्प्लाइड अथॉरिटी, सेक्शन 19। तो एक पार्टनर के पास कई सारी इम्प्लाइड अथॉरिटीज पार्टनर को दी जाती है और वो पार्टनर उन इम्प्लाइड अथॉरिटी कुछ कवर्ड होती है, कुछ नॉट कवर्ड होती है, और इम्प्लाइड अथॉरिटी वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो सबसे पहले मैंने सेक्शन 19 में बताया था कि कोई भी पार्टनर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकता, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में कवर्ड नहीं है। कोई भी पार्टनर बैंक अकाउंट अपने नाम पे ओपन नहीं कर सकता, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, केस वापस नहीं ले सकता, और कोई भी केस कोई भी पेंडिंग लाइबिलिटी है उसको अपने ऊपर नहीं ले सकता, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं सकता, और अपनी फर्म के ब्याह पर किसी और की फर्म पे नहीं जा सकता। तो मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म, सेक्शन नंबर 22 कहता है कि भाई इंप्लाइड अथॉरिटी का सिंपल मतलब होता है कि एक पार्टनर ने आउटसाइड द वर्ल्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन की है तो वो फर्म पे बाइंड हो गई, लेकिन वो विद इन द एम्बिट, विद इन द पावर होना चाहिए वो काम। मतलब एक पार्टनर इंप्लाइड अथॉरिटी में वही काम करेगा जो कवर्ड है, जो कवर नहीं है वो काम। फिर मैंने बताया था कुछ इंप्लाइड अथॉरिटी होती है यूजुअल बिजनेस से होने चाहिए, नॉर्मल बिजनेस के अकॉर्डिंगली होने चाहिए, फर्म के नाम पे करो, फर्म को आप तभी बाइंड कर सकते हो जब विद इन द अथॉरिटी काम किया हो, ये सारी चीजें। एक पार्टनर की जनरल कमर्शियल में क्या कर सकता है, वो प्लेज कर सकता है, सेल कर सकता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को, वो फर्म के नाम पर गुड्स खरीद सकता है, वो मनी बोरो कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है, ऑल वेल। और पार्टनरशिप की इंप्लाइड अथॉरिटी बढ़ और घट दोनों सकती है, सेक्शन नंबर 20 यहां पर कर लिया। और सेक्शन 21 पार्टनर की अथॉरिटी इमरजेंसी, इमरजेंसी में वो कुछ भी कर सकता है। तो देखो 22 सेक्शन तक हमारे हुए। सेक्शन नंबर 23 क्या है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय, तो भाई पार्टनर एक एजेंट है, अगर वो किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फर्म उसके लिए क्या होती है, क्योंकि वो पार्टनर क्या होता है, एजेंट होता है। एक एग्जांपल दिया था ना मैंने स्पेयर पार्ट वाला यामा का। फिर इफेक्ट ऑफ नोटिस सेक्शन नंबर 24, और यहीं पर आप लोग बड़बड़ाने लग गए थे कि सर छोड़ दो छोड़ दो,
तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, अब बड़बड़ाना नहीं है ना। लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, सेक्शन नंबर 25 से लेकर 27। ठीक है, तो देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सारे याद हो गए? पूछ लूं? एक आधा सेक्शन और करते हैं फिर पूछेंगे। तो थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, सेक्शन 25 से 27। इसको क्या हो गया? यस। तो लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द पार्टनरशिप की डेफिनेशन याद है? म्यूचुअल एजेंसी याद है? तो कोई भी पार्टनर, एक पार्टनर किसी से कोई लाइबिलिटी लेकर आ गया, मतलब पार्टनर ने कोई एग्रीमेंट किया होगा आउटसाइड द वर्ल्ड, नुकसान हो गया जी, तो पूरी की पूरी फर्म उस पर लाइबल। अरे इसी वजह से तो एलएलपी आया था, मतलब वन ऑफ द रीजन ये भी था कि करता एक था भरते सारे थे। जैसे क्लास में कोई एक बच्चा हरकत करता है, सुनते सारे हैं, है ना। द पार्टनर्स आर jointly and severally responsible to third parties for all acts which come under the scope of their express और, मतलब किसी पार्टनर ने अगर अपनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर रहते हुए कोई भी एक्ट बाहर किया तो सर पूरी की पूरी फर्म लाइबल होने वाली है। This is because that all the act done within the scope of authority are the act done towards the business of the firm। हमने फर्म के बिजनेस के लिए किया ना। अब मान लो नुकसान हो गया, बट इंटेंशन तो बिजनेस को आगे बढ़ाने का था ना। नुकसान हो गया तो हो गया, भरेंगे अब, और अगले साल अगर प्रॉफिट हो गया 10 गुना तो वो कौन लेकर जाएगा? द एक्सप्रेशन एक्ट ऑफ द फर्म cannot any act or omission by all the partner or by any partner or agent of the firm which give rise to a right enforceable by or against the, कुल मिलाकर हर वो एक्ट जो कि किसी भी पार्टनर ने किया, बाहर वाले को प्रॉब्लम हुई, बाहर वाले ने आपके ऊपर केस किया, तो आपके ऊपर नहीं करेगा, फर्म के ऊपर करेगा, क्योंकि मैंने फर्म को रिप्रेजेंट किया था। हो गया नुकसान, हो गई गलती, में क्या करें, जानबूझ के थोड़ी काम किया। लेकिन याद रखना, अगर कोई थर्ड पार्टी केस करना चाहती है सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग, it is necessary that the act of the firm in respect of which liability is brought to be enforced against the party must have been done while he was, लेकिन वो एक्ट जो है तभी होना चाहिए जब वो बंदा पार्टनर था। वो चला पार्टनरशिप से जा चुका है, उसने कोई काम कर दिया बाहर, और तुम फर्म के पास आ गए केस करने के लिए। फर्म बोलेगा भाई हम बेवकूफ थोड़ी है। तो एग्जाम्पल है, सुनना। Certain persons were found to have been partners in a firm when the act constituting an infringement of trademark by the firm took place। Infringement मतलब होता है नेगेटिव, कुछ गलत, कुछ ब्रेक कर रहे हो। It was held that they were liable for damage arising out of alleged infringement, it being immaterial that the damage arose after the dissolution of the firm। क्या है समझना, फर्म के पार्टनर्स थे, वो किसी और का ट्रेडमार्क यूज कर रहे थे। जैसे कोई बड़ा फेमस ट्रेड, मैं आपको बताता हूँ, जैसे नाइकी है, एडिडास है, एबिडास नहीं, एडिडास। मैंने एक शोरूम खोला, शोरूम के अंदर चोर बाजार से जूते लेकर आया, बढ़िया वाले, सबके ऊपर एडिडास का स्टिकर चिपकाया और बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया एडिडास। ये शोरूम किसका है? मस्त लाइटिंग वाइटिंग करके अमीर एरिया में खोल दिया, भाई आए लोग खरीदने। वो 300 रुपए का जूता था चोर बाजार से, वो बेच रहा हूँ 4000, 10,000। जूते बड़े महंगे आते हैं। मेरा एक दोस्त लेकर आया था 80,000 का जूता। मैं क्या फायदा, पिटना तेरे को इसी से।
तो जूते बड़े महंगे आते हैं, तो वो एडिडास एडिडास के जूते वो बेच रहे हैं भाई 30-30 हजार में। नाइकी को पता लग गया। अब एक्चुअली हुआ क्या, लोगों ने जूते यूज करे और जूते वो 10-5 दिन में फट जाते, तो गाली किसको मिलेगी? एडिडास को। एडिडास को पता लगा साला ये गालियां मिल रही है, बात क्या है, तो पता चला कोई बंदा उसके ट्रेडमार्क को यूज करके अपना बिजनेस डुप्लीकेट कर रहा है। समझ गए सब? अब देखो मार्केट में कितने सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे सरसों का तेल है, फॉर्च्यून का आता है। अब क्या वो फॉर्च्यून के सरसों का तेल का जो पैकेट होता है, जो उसके ऊपर लेबल लगा होता है, क्या वैसा लेबल अभी जाऊंगा अभी प्रिंट करवा लूंगा मैं, सेम लेवल को जाकर प्रिंट करा लूंगा और लोकल सरसों का तेल डालो सस्ता वाला, सबसे सस्ता, और फॉर्च्यून की सील लगा के बेचना चालू? क्या लगता है आपको वो फॉर्च्यून कंपनी वाला छोड़ देगा? अडानी की है वो, छोड़ देगा जी? ऐसी एक फर्म थी जो ट्रेडमार्क मतलब यूज कर रहे थे। अब जिसका यूज कर रहे थे उसने फर्म के ऊपर, अच्छा जो यूज कर रहे थे उसको पेनल्टी ये भी मिली कि उसकी फर्म भी डिसॉल्व हो चुकी है। तो क्या फर्म डिसॉल्व तो केस बंद? अरे फर्म बेशक डिसॉल्व हो जाए, कल तेरे ऊपर जरूर केस करेंगे हम। ऑल वेल, जरा आप पढ़ो एग्जाम्पल को। अच्छा, समझ गए भाई? चलो जी, सेक्शन 26 देख लो। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ए, एक फर्म के पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया तो देखना है कि वो रॉन्गफुल एक्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया और विद इन द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर है, तो फिर कौन लाइबल होगा? लेकिन अगर ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है तो द फर्म इज लाइबल टू सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर फॉर एनी लॉस और इंजरी कॉस्ट टू, मतलब किसी पार्टनर की वजह से थर्ड पार्टी को कोई लॉस और इंजरी हुई, if they are done by partner having while acting in the ordinary course of business within the authority. All well? Example, one of the two partner in coal mine acted as a manager was guilty of personal negligence in omitting to have the shaft of the mine properly fenced. As a result thereof, an injury was caused to a workman. The other partner was also held responsible for the, कोई इंजरी हो गई। तो कोल माइन में सेफ्टी कंसर्न बहुत होते हैं, आप सेफ्टी को परे रखकर काम करोगे तो एक बंदा भी काम करेगा, लाइबल पूरी फर्म होगी। तीसरा, लाइबिलिटी ऑफ फर्म और फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द, अब ये मिस एप्लीकेशन क्या है? वो मिस एप्लीकेशन, वो पैसे वैसे दूसरी जगह पे लगा दो, गलत जगहों पर लगा दो। देखो मिस अप्लाई कह रहा, इट मे बी ऑब्जर्व दैट द वर्किंग ऑफ द टू क्लॉजेज ऑफ 27 designed to bring out clearly an important point of distinction between two category of cases of misapplication of money by the, एक clause A देखो, cover the case where a partner act within his authority and due to his authority as partner he received money or property belonging to a third party and misapply that money or property. For this provision to the trade, it is not necessary that money should have actually come into the custody of the, कोई बताएगा ये क्या लिखा है? जल्दी पढ़ो। देखो ए बी एंड सी पार्टनर है ऑफ अ प्लेस फॉर कार पार्किंग, एक कार पार्किंग की जगह है, तो तीनों पार्टनर है। पी स्टैंड्स हिज कार इन द पार्किंग प्लेस, पी ने पार्किंग प्लेस में गाड़ी खड़ी करी, बट ए बट ए सोल्ड आउट द कार टू,
फॉर दिस लाइबिलिटी द फर्म इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ, क्योंकि वो जगह किसकी थी, तीनों की थी, मतलब फर्म की थी, तो भाई तीनों ही लाइबल हो। सही गलत काम किया ना, नहीं। On the other hand, the provision of clause B would be attractive when such money or property has come into the custody of the and it is misapplied by any of the firm would be liable in, दोनों ही केस में फर्म लाइबल होगी, चाहे पैसा पार्टनर ले ले चाहे फर्म ले ले। If receipt of money by one partner is not within the scope of his authority, his receipt cannot be regarded as a receipt by the, अगर किसी पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी में वो काम नहीं किया तो फिर फर्म लाइबल। ऊपर जो पढ़ रहे हैं 25, 26, 27 ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है जी। चलो, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर, एक पार्टनर का इंटरेस्ट है, वो किसी और को क्या कर दिया गया है, तो जिसको ट्रांसफर किया गया है उस बंदे के क्या राइट्स है। 29 सुनना, ए शेयर इन अ पार्टनरशिप is transferable like any other property, but as the partnership relationship is based on mutual confidence, the assignee मतलब जिसको मिला है, of partners interest by sale, mortgage or otherwise cannot enjoy the same right or privilege as the rights of such a transferee are as follows। सुनो जी, during the continuance of partnership, such transferee is not entitled to interface with the conduct of the, to require account or to inspect. He is only entitled to receive the share of the profit of the transferring partner and he is bound to accept the profit as agreed to by the partner, that is he cannot challenge the, क्या हुआ, मैंने किसी को अपना शेयर ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया, ठीक है कर दिया, लेकिन वो ट्रांसफरी बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह कुछ भी आकर चेक, उसको जो प्रॉफिट मिला वो ले लेगा, रख लेगा अपने पास, क्योंकि वो फर्म का पार्टनर। दूसरा, अब मान लो फर्म बंद हो गई, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। अब वो ट्रांसफरिंग पार्टनर क्या हो रहा है, जिसने ट्रांसफर किया है, द ट्रांसफरी विल बी एंटाइटल अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर। अब वो लेगा ट्रांसफरिंग पार्टनर का शेयर कि भाई मैं, मेरे को दो, एंड फॉर द पर्पज ऑफ एसर्टेनिंग द शेयर ही इज एंटाइटल्ड टू एन, अब शेयर का पता करने के लिए उसको अकाउंट्स की डिटेल चाहिए या नहीं, तो डिसोल्यूशन पे या रिटायरमेंट पे अकाउंट की डिटेल मांग सकता है। इसके अलावा फर्म चल रही है, अकाउंट की डिटेल आप, ऑल वेल, बहुत सिंपल सा सेक्शन है ये, समझ गए। तो अब बेटे अगला है माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द, सुनना जी, ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता चुका हूं, माइनर मीन्स ए पर्सन who has not completed his 18 year of age under Indian Majority Act 1875। तो रूल्स बताए थे, पोजीशन बताई थी, जिसमें कहा था माइनर कभी भी पार्टनर बन ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टनरशिप करने के लिए एग्रीमेंट लगता है और माइनर्स एग्रीमेंट इज, तो फिर माइनर क्या पार्टनरशिप के प्रॉफिट में एंट्री कर सकता है, तो जी हाँ, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनरों की कंसेंट चाहिए तो माइनर आ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो माइनर को पढ़ने से पहले एक बार फटाफट 9 से लेकर 29 तक, कितने, एक बार सारे के सारे सेक्शंस एक बार रिवाइज करते हैं। सेक्शन 9 जनरल ड्यूटीज ऑफ द, सेक्शन 10 एक पार्टनर फर्म को इंडेमनीफाई करेगा कोई भी फ्रॉड अगर करता है। 11 सर राइट्स एंड ड्यूटीज को कॉन्ट्रैक्ट बना के डिसाइड कर लो। 12 कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना और लीगल रिप्रेजेंटेटिव चेक करेगा। 13 रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इंडेमनिफिकेशन। 14 15 एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप। 16
पर्सनल प्रॉफिट ऑफ पार्टनर 17, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर इन द केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्म 18, पार्टनर एज एजेंट 19, इम्प्लाइड 20, बाइंडिंग इम्प्लाइड 21, एक्सटेंशन 22, जिसके ठीक है 23, अब यहाँ चुप, इफेक्ट ऑफ एडमिशन 24, नोटिस 25, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर 26, 27, मिस हैपनिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मनी और 28, ट्रांसफरी को अधिकार मिलेंगे, सॉरी 29, 28 था हमारा, अच्छा 28 नहीं है 29 है यहाँ पर। अब 30 स्टार्ट करते हैं, चले जी कर दे स्टार्ट। कैसा लग रहा है ये यूनिट? आसान अब लग रहा होगा। चलो जी, तो माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप सेक्शन नंबर 30। कुछ बातें हमने माइनर की डिस्कस कर ली है। माइनर मीन्स ए पर्सन जो कि एग्रीमेंट नहीं कर सकता लेकिन वो प्रॉफिट में आ सकता है। तो यू हैव ऑब्जर्व दैट ए माइनर कैन नॉट बी बाउंड बाय ए contract because a minor's contract is not merely voidable. Therefore, a minor cannot become a partner in a firm because partnership is founded on the contract. पार्टनरशिप तो सेक्शन 4 के हिसाब से चलेगी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करना है तो होता है। दो अ माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर इन ए फर्म, he can nonetheless be admitted to the benefits of the partnership under section 30 of the act. In other words, he can be validly given a share in the partnership profit. हाँ, उसको पार्टनरशिप प्रॉफिट का शेयर आप दे सकते हो। टैलेंटेड है भाई, क्या करे, है कोई टैलेंट उसको फर्म में लाना पड़ेगा लेकिन पार्टनर नहीं बना सकते। When this has been done with the consent of, ये मेन लाइन है, with the consent of, then the rights and liabilities of such a partner will be governed under section 30 as follows. सुनना, rights, a minor partner has a right to his agreed share of profit and of the, ठीक है, he can have access to inspect and copy the accounts of the, अबे वो बताओ, मैं एक माइनर हूं, वो कह रहे आपको 12% प्रॉफिट देंगे, तो साल खत्म हुआ, मैंने कहा लाओ प्रॉफिट, कहते लॉस हो गया, अकाउंट्स दिखाओ, वो आप माइनर हो, तो माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इनिशियो, बट माइनर अकाउंट तो देख सकते, आप बच्चे हो, यू आर नॉट एलिजिबल। माइनर बोलेगा साले जब पूरे साल काम करवाया तो मेरी एलिजिबिलिटी तेरे को दिखी नहीं, तो अकाउंट्स क्यों नहीं दिखा रहा, तो अकाउंट्स दिखाना पड़ेगा। He can sue the partner for account or for payment of his share, but only when severing his connection with the firm and not, तो केस भी कर सकता है। अब आप बोलो माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इनिशियो, देन केस तो तुम कर ही नहीं सकते, अरे ये अधिकार माइनर को दिया गया है। अगर उसके प्रॉफिट तुम नहीं दोगे तो माइनर कोर्ट में जाएगा, लेकिन याद रखना वो प्रॉफिट फर्म से रिलेटेड होना चाहिए। आपका पर्सनल प्रॉफिट था तो भी माइनर आ गया, मैं तो लूंगा, तो नहीं चलेगा। ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, अब वो मेजर हो गया, वो 6 महीने में मे इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर और नॉट टू बिकम अ पार्टनर, 6 महीने में डिसाइड करेंगे वो पार्टनर बना या नहीं। If he elect to become a partner, then he is entitled to share to which he was entitled as a. If he does not, then his share is not liable for any act of the firm after the date of public notice served to that. All well? कोई दिक्कत? Liability क्या है? Before attaining majority, माइनर देखो, माइनर कभी भी पर्सनली लाइबल, बस उसकी जितनी भी प्रॉफिट है उतना ही लाइबल होगा वो।
उसके घर से कुछ नहीं आएगा। नॉर्मली जो पार्टनर्स होते हैं, मान लो फर्म में लॉस हो गया तगड़ा, तो पार्टनर अपने घर से लाते हैं पैसे या नहीं, क्योंकि पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन यहां पर माइनर को क्या बोला हुआ है? तो द लाइबिलिटी ऑफ माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द minor has no personal liability for the debt of the firm incurred during and minor cannot be declared। ये मैंने आपको पोजीशन ऑफ माइनर में भी बताया। वो इंसॉल्वेंट कैसे हो जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, तो इंसॉल्वेंसी कैसे हो जाएगी? हाँ, फर्म अगर इंसॉल्वेंट हो गई तो उसका माइनर का जो पैसा है वो लिक्विडेटर के पास चला जाएगा। बोला ना, माइनर कितने नुकसान में जाता है? जितना उसका प्रॉफिट है, बस। ऑल वेल। अब वो मेजर हो गया। ये ऊपर ही की डिटेल आ रही है जो ऊपर पड़ा, इसलिए तो ऊपर नहीं समझाया मैंने। अब वो मेजर हो गया। तो विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी और इज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ, जो भी डेट बाद में आएगी, whichever date is later, the minor partner has to decide whether he shall remain a partner or leave the, मतलब 6 महीने में उसको डिसाइड करना है कि वो फर्म लीव करेगा या जाएगा या रहेगा। वेयर ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम पार्टनर, उसने चूज किया कि वो पार्टनर, तो वो क्या देगा कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूं, कल से मेरे को फालतू मत बोलना आगे। ठीक है, ए पॉइंट। व्हेन ही बिकम्स पार्टनर, इफ द माइनर बिकम्स ए, अपनी इच्छा से, और पब्लिक नोटिस नहीं दिया स्पेसिफाइड टाइम में, तो वो पर्सनली लाइबल होगा थर्ड पार्टी के लिए फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म डन सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ। तो जब से वो बेनिफिट में था तब से की लाइबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए पब्लिक नोटिस देना बहुत। His share in the property and the profits of the firm remain the same to which he was entitled as a, उसका शेयर वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, अनलेस, क्योंकि अब वो मेजर हो गया तो उससे क्या कर लिया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। और कुछ नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट तो सब कुछ सेम है, प्रॉफिट प्रॉफिट सब पहले जो मिलता था वही मिलेगा। माइनर वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में। When he elect not to become a partner, उसने चूज किया कि वो पार्टनर, तो his rights and liability continue to be those of a minor up to the date of giving। जिस दिन नोटिस देगा उस दिन तक की लाइबिलिटी है, उसके बाद सब राइट पाइट सब क्या हो गए? खत्म। लाइबिलिटी भी खत्म, राइट्स भी खत्म। नोटिस दे दिया ना, मैं अब पार्टनर। His share shall not be liable for any act of the firm done after the date of। अब नोटिस देने के बाद कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो माइनर के पैसे से नहीं कटेगा कुछ भी। ऑल वेल। एंड ही शैल बी एंटाइटल्ड टू स्यू द पार्टनर फॉर हिज शेयर, और अगर पार्टनर्स उसके शेयर नहीं देते तो उसको अधिकार है कि वो क्या कर सकता है? वो केस फाइल कर सकता है। ठीक है बच्चे, आ रहा है कुछ समझ में? अब है लीगल कंसिक्वेंस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड 31 से 35। बहुत आसान, मेनली अब जो लॉजिकल बातें थी वो कंप्लीट हो चुकी, अब आसान आसान चीजें। सेक्शन 31 to 35। एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर विल रिजल्ट इन, कोई भी चेंज होता है रिलेशन में तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। कोई पार्टनर आएगा, कोई नहीं आएगा। मान लो किसी पार्टनर को ला रहे हैं तो फिर कई सारी चीजें होंगी। पहली बात तो जब भी किसी को लाते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर लाएंगे। अब जो आ रहा है उसके भी राइट्स होंगे, ड्यूटीज आ जाएंगी उनके ऊपर। कोई जा रहा है तो उसकी राइट्स ड्यूटी चली जाएंगी, अब वो उसकी बात करेगा। दस ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, या किसी को एक्सपल कर रहे हैं या कोई इंसॉल्वेंसी हो रहा है, फर्म क्या हो जाती है? रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनर, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, सब्जेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर एंड टू द प्रोविजन रिगार्डिंग माइनर, नो न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ। तो मैंने बोला ना, ये पार्टनर सिर्फ विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ही आ। तो राइट्स एंड लाइबिलिटी क्या होगी नए पार्टनर की?
उसी दिन से उसकी लाइबिलिटी आ जाएगी जिस दिन से वो क्या हुआ, अनलेस ही एग्री टू बी लाइबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय द फर्म प्रायर टू द। अब कुछ पार्टनर बोलते हैं भाई पिछले 1 साल तक की सारी लाइबिलिटी मेरे को दे दो, कुछ सोच के ही बोल रहा होगा, भविष्य बहुत अच्छा है फर्म में, तो फर्म वालों को थोड़ा सा मस्का लगाने के लिए उसने कहा कि पिछले 1 महीने 1 साल तक की लाइबिलिटी भी मैं ले लूंगा, तो 1 साल की लाइबिलिटी, लेकिन कुछ नहीं बोला, तो जिस दिन से वो आया उस दिन के बाद की सारी लाइबिलिटी उसकी हो जाएगी। द न्यू फर्म इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर हु ज्वाइन इट मे एग्री टू एज्यूम लाइबिलिटी फॉर एग्जिस्टिंग डेप्ट ऑफ द ओल्ड फर्म एंड क्रेडिटर मे एग्री टू एक्सेप्ट द न्यू फर्म एज देयर डेटर। अब मान लो कि ओल्ड फर्म थी, रिकॉन्स्टिट्यूशन होकर नई बन गई, और नई फर्म बनी तो नई फर्म ने ओल्ड फर्म की सारी लाइबिलिटी को अपने ऊपर ले लिया। अरे बात एक ही है, कुछ नहीं हुआ, नाम वाम चेंज हुए बस, जगह वगह सब बिजनेस बिजनेस सेम है, ठीक है। चलो दूसरा है रिटायरमेंट। एक पार्टनर रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ, इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द, ठीक है। वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो नोटिस देकर रिटायर हो सकता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में सबसे पूछ के रिटायर होगा। खुद ही सोचो, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनी है, 2-3 साल के लिए बनी, उसमें भी पहले जा रहा है कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, साल 2 घंटे की क्लास नहीं है सर, बाथरूम जाऊं। समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ, क्लास 2 घंटे के बीच में बच्चा जाता है, बड़ा गुस्सा आता है, हालांकि हम अलाउड कर देते हैं, अंतरिक्ष कहाँ है तू, ठीक है। अच्छा सुनना क्या कहना चाह रहा हूं, मजाक नहीं, अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होगा, क्योंकि 2-3 साल के लिए तो फर्म बनाई थी, इसमें भी तू जा रहा है, पहले परमिशन ले ले सबसे फिर जाइयो। लेकिन अगर पार्टनरशिप एट विल है तो भाई कभी तो जाना है मुझे, जीवन भर थोड़ी, आखिरी सांस तक थोड़ी पार्टनर रहूंगा, रिटायरमेंट होना है मुझे, तो वो सिर्फ क्या दे देगा, नोटिस दे देगा। तो ए रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लाइबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज बाय एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम विद सच थर्ड पार्टी। मतलब वो लिख देगा कि भाई आज से मैं जा रहा हूं, आगे से मेरी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं। क्या जी, डिपेंड करता है पार्टनरशिप कौन सी है, अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो सबसे पूछ के ही जाओ। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या 100 साल की थोड़ी होती है, 2 साल 3 साल 5 साल बस, ठीक है। तीसरा है, ये आपको पढ़ना है, इन विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रलिका प्रसाद। बेटे चुप हो जाओ। अच्छा, जरूरी नहीं है, ओए यार चुप हो जाना, फर्म से कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो जरूरी नहीं है फर्म बंद होती है, फर्म कंटिन्यू। तो एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर, बेटे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, कई बार आया हुआ है। क्या आप किसी पार्टनर को एक्सपल कर सकते हो? जनरली तो नहीं कर सकते। ऐसा होता है कि पार्टनर फर्म में है, 5 पार्टनर, मूड खराब हुआ एक का, उसने दूसरे को निकाल। मेरे घर पे मेड आती है, कल मैंने ऐसे ही किया उसके। भाई वो बहुत दिन से आती है, वो रोज आके चेंचे पे करती है, बर्तन ज्यादा है, मैंने बोला, मैंने कहा पत्ते में खाएं। फिर एक दिन मैंने कहा सुबह जल्दी आ जाया करो, मेड का बड़ा प्रॉब्लम है। कह रही कि मैं, सुन ले बेटे, अब वो बहुत दिन से मैं भी परेशान, मेरी वाइफ भी परेशान। कल मेरे से बोली सुबह, भैया आप किसी और मेड को रख लो, उसके हाथ में बर्तन था, मैंने नीचे रख। ठीक है, अभी जा, अब उसका वो हो गया,
फॉल्स ईगो आ जाता ना बीच में कि मुझे भगा रहा है, मैं कहा अभी जा, कह रही महीना खत्म होके जाऊँ, मैं कहा अभी निकल यहाँ से। अब मैं भी भिड़ गया उससे, मेरी वाइफ मुझे देख रही है, ये क्यों भिड़ रहा है इससे, तो मेरे दिल पे लग गई बात, बार बार बोले जा रही है, 2 महीने से सुन रहा हूँ। भाई साहब वो बर्तन नहीं धोने दिया मैंने उसको। फिर वो चली गई। अच्छा नहीं लगता ना बार बार डेली आगे आप नेगेटिव, इतने बर्तन है इतने बर्तन है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप ऐसे ही किसी को नहीं निकाल सकते। मैंने भी 2-3 महीने इंतजार करके फिर निकाला। एक्सपल्शन ऐसे नहीं कि उसने एक बार बोला और चल निकल। थोड़ा होता नहीं जब पानी सर से ऊपर आ जाता है। अब जैसे इस क्लास के अंदर सर से ऊपर आ चुका था, फिर बारी आ गई थी, लेकिन इतने में तुम थोड़ा सा सुधर गए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। सुनना, एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर की बात ये कह रहा है कि द पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द, तो पार्टनरशिप डीड में साफ लिखा होना चाहिए, मतलब एक्सप्रेस प्रोविजन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में एक्सपल्शन करने के लिए। ऑल वेल, द पावर हैज बीन एक्सरसाइज बाय ए मेजोरिटी ऑफ द, एंड इट हैज बीन एक्सरसाइज इन, और ये गुड फेथ में आपने क्या किया हो। जैसे क्या होता है, यस, पता होता है बेटे पहले से ही। ओए, कोई दिक्कत है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त सब कुछ पता होता है हमें कि वो काम हो सकता है, इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। आपको क्या लगता है पार्टनरशिप करी है तो लड़ाइयां भविष्य में नहीं होती? हर एक चीज का प्रोविजन पहले से लिख लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ पहले कानून में सबने देखा है, कोर्ट में खूब लड़ाइयां गई है, तो वो पहले से ही लिख लेते हैं। अगर कोई गड़बड़ करी तो भाई निकाल देंगे। क्लास में लिखा नहीं होता, कहीं आते हो, कहीं ऑडिटोरियम में जाते हो, कि अगर आप यहाँ पर नॉइस बोलोगे, शोर में जाओगे तो बाहर कर देंगे। उनको पता है ना ऐसी प्रजाति है, इनको कितना समझा लो ये कुत्ते के वो है, दुम है, ये नहीं सुधरने वाले। चलो जी, अब एक्सपल्शन देखो कैसे होगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखाओ, या एक्सपल्शन जो है वो मेजोरिटी ऑफ द, और एक्सपल्शन गुड फेथ में। अब गुड फेथ समझाता हूं मैं। मान लो ट्रेन का एक एक्सीडेंट हो गया, 100-150 लोग मर गए, होता रहता है 2-3-4 साल में, हुआ ही होगा, एक उड़ीसा में हुआ था। अब एक बार बताओ, वो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, किसी भी कारण हुआ, कोई जरूरी है रेलवे मिनिस्टर ने वो एक्सीडेंट करवाया, लेकिन इस्तीफा कौन देता है? तो प्राइम मिनिस्टर का फोन आता है कि भाई अब तू इस्तीफा दे दे, हमारी सरकार की गुड फेथ में है तेरा इस्तीफा। चाहे उसने कभी कुछ नहीं भी किया होता तो भी उसको इस्तीफा देना पड़ जाता है ना। ऐसी एक फर्म का कोई पार्टनर है जिसके बारे में कोई नेगेटिव बात फैल गई या कुछ हो गया, बेशक उसने वो एक्टिविटी, लेकिन अब उसको निकालना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। यस और नो, उसी को कहते हैं गुड फेथ की सिचुएशन को समझाया, ठीक है। If all the conditions are not present, the expulsion is not deemed to be in bona fide interest of the business of the, तो भाई टेस्ट ऑफ गुड फेथ ऐसे है, एक्सपल्शन पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में थी, द पार्टनर टू बी एक्सपल्ड इज सर्व विद ए, भाई नोटिस दिया, ऐसे नहीं निकाला कि गेट पे आगे निकल वापस जाए, ऐसे नहीं, प्यार से बताया गया है, ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, उसकी बात सुनी गई है, उसने अपनी सफाई दी, और उसकी सफाई जो है वो नहीं आई समझ में, तो एक्सपल कर दिया। इफ ए पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपल, द एक्सपल्शन इन नल एंड, तो सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपल्शन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर कर सकते हैं, और सपोर्ट इन गुड फेथ होगा। गुड फेथ क्या होता है सर? गुड फेथ मतलब एक्सपल्शन मस्ट बी इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनर जो भी एक्सपल किया उसको क्या दिया जाएगा, और एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी बात रख पाए, ठीक है।
एक्सपल मतलब तो पता है ना, निकालना। तो इट मे बी नोटेड दैट अंडर द एक्ट द एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर डज नॉट नेसेसरी रिजल्ट इन, कोई जरूरी नहीं है एक्सपल्शन से डिसोल्यूशन हो जाए। अब 8 पार्टनर, एक को निकाल रहे, 7 तो बचे हुए हैं। तो द इनवैलिड एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर डज नॉट पुट एन एंड टू द पार्टनरशिप इवन इफ द पार्टनरशिप इज एट विल एंड इट विल बी डीम्ड टू कंटिन्यू एज। एग्जाम्पल सुनो, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, दे वर कैरिंग देयर बिजनेस सक्सेसफुली फॉर द पास्ट बहुत सारे ईयर्स। स्पाउसेज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी की वाइफ आपस में लड़ गई इन लेडीज क्लब ऑन देयर पर्सनल इश्यूज, सुनना सब, एंड एज वाइफ वॉज हर्ट बैडली, तो बी की वाइफ ने बहुत कूटा उसको। तो मजा आएगा ना इनकी लड़ाई देखने में A got angry on the incident and he convinced C to expel B from their partnership. A को बड़ा गुस्सा आया, A ने C से बात करी, उन्होंने कहा निकालो इसको B को। B was expelled from partnership without any notice from A and considering the provision of Indian Partnership Act state whether they can expel from the firm or। पहली बात, एक्सपल्शन क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, मेजोरिटी, तो मेजोरिटी ने तो बोला है, और गुड फेथ। सारी कंडीशन प्रेजेंट नहीं कर रही। गुड फेथ में थोड़ी, अरे बीवी ने मारा है उसको पकड़ो, ए ने क्या किया, वो तो खुद ही डेली पिटता है उससे वो क्या करेगा, ठीक है। तो इसमें मतलब एक्सपल्शन वैलिड नहीं है। हाँ, अगर बी ने ए को मारा होता फिर ए और सी मिलकर हटाते तो वैलिड है, ठीक है। टॉपिक है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर 34। वेयर ए पार्टनर इन ए फर्म इज एडजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, मतलब कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी पार्टनरशिप उस दिन से चली जाएगी जिस दिन वो ऑर्डर आया है, ठीक है। चाहे फर्म डिसॉल्व हो या, अब 4 पार्टनर ए बी सी डी, डी इंसॉल्वेंट हो गया तो फर्म तो चल रही है ना, तो डी की इंसॉल्वेंसी जिस दिन मतलब बताया गया, बोला गया, उस दिन से इंसॉल्वेंट हो जाएगा। Where under a contract between the partner the firm is not dissolved by the adjudication of a partner as an insolvent, the estate of a partner जो इंसॉल्वेंट हो गया है वो फर्म के लिए लाइबल नहीं होगा, फर्म उसके लिए लाइबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी है, ये आप पढ़ लोगे। 35 सुनो, लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर, कोई पार्टनर मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी, क्या फर्म की कोई लाइबिलिटी में उसकी प्रॉपर्टी शामिल की जाएगी, तो उसके लिए टॉपिक है सुनना। ऑर्डिनरी, द इफेक्ट ऑफ डेथ, कोई डेथ हो जाता है तो फर्म क्या हो जाती है, बट द रूल इन रिगार्ड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बाय डेथ ऑफ द पार्टनर इज सब्जेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन। मान लो ए बी सी डी 4 पार्टनर थे, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त साफ लिख दिया एग्रीमेंट में कोई मर गया तो फर्म बंद, ठीक है। और मान लो ए और बी पार्टनर, एक मर गया, आप क्या करें, आप कंपलसरी डिसोल्यूशन होना है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ कितने पार्टनर होते हैं, और एक तो मर ही गया। बट 2 से ज्यादा पार्टनर है, एक मर गया तो जरूरी नहीं है फर्म डिसॉल्व हो, अगर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में तो, ठीक है। तो ओके है बस। एक्स वॉज ए पार्टनर इन द फर्म, द फर्म ऑर्डर गुड्स इन एक्स लाइफ टाइम बट द डिलीवरी ऑफ गुड्स वॉज मेड आफ्टर, मतलब फर्म ने ऑर्डर एक्स जब जिंदा था तब दिया और डिलीवरी हुई जब एक्स मर गया, तो क्या एक्स लाइबल होगा। इन सच केस एक्स स्टेट वुड नॉट बी लाइबल फॉर द, ए क्रेडिटर कैन ओनली हैव ओनली ए पर्सनल डिक्री अगेंस्ट द सर्वाइविंग पार्टनर, जो सर्वाइविंग है जिंदा पार्टनर, उनके खिलाफ वो बंदा सूट फाइल कर सकता है। सही है, समझ गए। चलो अगला, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। भाई इसको अंदर नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल बता रहा हूं। 4 पार्टनर है, डी जा रहा है, जो जा रहा है वो कौन सा, आउटगोइंग पार्टनर।
क्या वो सेम बिजनेस कर सकता है? हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकता? हाँ कर सकता है, फर्म के नाम पे नहीं करेगा। अब मान लो एकेडमी में हम 2-3 टीचर पार्टनर है, आज कोई बात हो गई, मैं चला गया, तो लॉ पढ़ाना छोड़ दूं? क्या करूं, गन्ने का जूस बेचूं? ठीक है। हाँ, मैं फर्म के नाम पे नहीं पढ़ाऊंगा, अपने नाम से पढ़ाएंगे। आया कुछ समझ? तो ये ओके है। 36, चलो भाई चलो। 37, अभी काफी रह रहा है। किसका? ये मैं किसी अपनी जहां से जिस फर्म से छोड़कर जा रहा हूं उसके कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करूंगा, लिपस्टिक लगा के खड़ा हो। तू सीरियस मत हो जाएगा। खुद आ गया तो फाइन, खुद आ रहा है कस्टमर तो भाई वो तो मेरी स्किल पे आ रहा है ना, मेरी गुडविल पे आ रहा है। अब मैं नहीं बुलाऊं, अब मान लो मैं चला गया यहाँ से और फिर मैं गेट पे आगे, तुम लोगों को सुमित सर ने क्लास छोड़ी, गेट पे यार 2000 में लो, 2000 में लो, 2000। अच्छा लगेगा? है भाई, अच्छा लगेगा? तो इसको कहते हैं अट्रैक्ट करना। ठीक है, चलो अब फटाफट से एक और सेक्शन 37 रह गया बस, और 38 भी है छोटा सा। ये क्या हो गया? ठीक है, 37 देख लो। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट, देखना अकॉर्डिंग टू 37, सुन लो, वेयर एनी मेंबर ऑफ ए फर्म हैज डाइड, मर गया भाई, और अदरवाइज सीजेस टू बी ए एंड द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस, तो बचे हुए पार्टनर क्या कर रहे हैं? ऑफ द फर्म विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एज बिटवीन देम, तो जो मरा है अभी कोई फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, and the outgoing partner or his estate, then in the absence of contract to contrary, the outgoing partner or his estate entitled to the option of himself or is representative to such share of the profit made since he ceases to be a partner। मतलब एक बंदा पार्टनर था, उसकी डेथ हो गई, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट नहीं हुआ, बिजनेस कंटिन्यू है, तो डेथ होने के बाद जिस दिन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हुआ उसके बीच में भी प्रॉफिट हुआ होगा, ये प्रॉफिट भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर डेथ हुई है और अगर रिटायर मतलब जा रहा है बंदा, तो फिर वो बंदा क्लेम करेगा। ये सेक्शन नंबर क्या है? 37। भाई पैसा तो उसी का लगा हुआ है ना, सेटलमेंट कर देता तू जिस दिन में जा रहा था, क्यों नहीं किया? नहीं मांगता प्रॉफिट तुझसे। लास्ट है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय, कंटिन्यूइंग गारंटी तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया था। अगर फर्म में कोई चेंजेस आ गया और एक पार्टनर ने कोई कंटिन्यूइंग गारंटी दे रखी है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? रिवोक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऑल वेल, तो समरी आपकी बेटे, ये बड़ा चैप्टर है, अगली क्लास में ये चैप्टर पूरा का पूरा आपसे पूछूंगा, मतलब अगली क्लास में पार्टनरशिप फिनिश हो जाएगा। ठीक है, नई कंपनीज एक्ट भी है, तूने किया। अगली क्लास में पार्टनरशिप फिनिश, फिर कंपनीज एक्ट शुरू करेंगे और उसके बाद फिर तुम लोग निकल जाना।